बात करने वाले हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था मीनिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है और कितने टाइप्स की होती है। आज हम जानने वाले हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को हम कैसे पहचानेंगे, यानी कि उसके फीचर्स, उसके बाद हम करेंगे उसके मेरिट्स और फिर डीमेरिट्स। ठीक है, तो एंड तक जुड़े रहना और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर कर देना। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। फर्स्ट है वॉलेंटरी एसोसिएशन एंड ओपन मेंबरशिप। हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि हमारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो वॉलेंटियर्स के द्वारा बनाई जाती है। वॉलेंटियर्स मतलब वो लोग जो अपनी इच्छा से काम करना चाहते हैं। हमारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उसका क्या मोटिव होता है? उसका मोटिव होता है कि हमें सर्विस प्रोवाइड करनी है सोसाइटी को। ठीक है, वो इसी मोटिव से बनाई जाती है। कभी भी कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से नहीं बनाई जाती। ठीक है, तो इसमें कोई भी पर्सन अपनी इच्छा से आकर ज्वाइन कर सकता है। तो फर्स्ट फीचर हमें यही बता रहा है कि वॉलेंट्री एसोसिएशन है ये और ओपन मेंबरशिप है, यानी कि इसकी जो मेंबरशिप होती है ओपन फॉर ऑल होती है। हर कोई अपनी इच्छा से आकर उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकता है, उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है हमारा डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पर बेस्ड है। कैसे? डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल क्या होता है? डेमोक्रेसी आपने पढ़ा होगा कि हम जिस कंट्री में रहते हैं, इंडिया के अंदर, हमारी इंडिया जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी कि हर कोई अपनी इच्छा के अनुसार काम कर सकता है। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल हमें यहाँ पर ये बता रहा है कि हर डिसीजन जो है वो कमिटी मेंबर्स लेते हैं। ठीक है, यानी कि डिसीजन तो कमिटी मेंबर्स का होता है, लेकिन उसमें जो वोट होता है वो उनके मेंबर्स का होता है, जो कि उस एसोसिएशन के मेंबर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे हमारी कंट्री के अंदर अगर हमने प्राइम मिनिस्टर को चूज करना है या हमने किसी एमएलए को चूज करना है अपनी स्टेट के अंदर, तो क्या करते हैं हम उसके लिए हम वोटिंग करते हैं। ठीक है ना, जिसके पास सबसे ज्यादा वोट्स आते हैं वो उस गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है ना, तो इसी तरह से इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर भी वन पर्सन वन वोट होता है। लोग अपने अपने वोट देते हैं। ठीक है, और उनके वोट से जो भी रिप्रेजेंटेटिव होता है वो चुना जाता है हेड ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, तो अब उसमें क्या है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है। अब डिसीजन लेना है तो उसी तरह से जब कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई डिसीजन लेना होता है ना, तो सब मेंबर्स के साथ डिस्कशन किया जाता है और उस डिस्कशन के बाद सभी मेंबर्स जो है वो वोट देते हैं। तो हाँ या ना में वोट देना है कि हमें कोई भी काम है करना है या नहीं करना। तो हाँ और ना में जब वोट दिया जाता है तो अगर हाँ के वोट ज्यादा होते हैं तो उस डिसीजन को लिया जाता है, उसी तरह से ना के होते हैं तो ना के हिसाब से डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद आता है मैनेजमेंट। अभी हमने क्या पढ़ा, हमारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। ठीक है ना, अभी वो मेंबर्स मिलकर ही मैनेजमेंट चलाते हैं। अब अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, मान लेते हैं उसके अंदर 100 लोग हैं, तो 100 लोग मिलकर तो मेंबर्स ने मैनेजमेंट नहीं चला सकते। क्यों? क्योंकि डिस्प्यूट हो जाएंगे। हमें कोई ना कोई हेड तो चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की अगर हम बात करते हैं, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, तो उसमें क्या होता है, जब सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं उसमें एक को सेक्रेटरी चूज किया जाता है, एक चेयरमैन होता है। ठीक है, एक उसका असिस्टेंट होता है, एक ट्रेजर पर्सन होता है। ठीक है ना, तो इस तरह से अलग अलग पोस्ट पर चुने जाते हैं। वो कैसे चुने जाते हैं? वो उसी वोटिंग के आधार पर चूज किए जाते हैं। ठीक है, यानी वन पर्सन वन वोट इलेक्शन होता है और उस इलेक्शन में जो भी पर्सन जिस पोस्ट के लिए चूज करना होता है वो चूज किया जाता है। ठीक है, और जो हेड मैनेजमेंट होती है, ठीक है, वही मिलकर पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाती है। लेकिन इसमें डिसीजन सबका होता है। हमने जैसे पढ़ा था वोट के आधार पर वो डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो चेयरपर्सन है वो अपनी मर्जी नहीं चला सकता कि मुझे ये काम नहीं करना है या मुझे ये काम करना है। ठीक है, मैनेजमेंट जो डिसाइड करेगी, लोअर मैनेजमेंट हो चाहे वो इलेक्टेड पर्सन्स हो, वो तभी करेंगे जब उनका वोटिंग के आधार पर एक डिसीजन लिया जाएगा और वो मैनेज करेंगे मिलकर। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा मैनेजमेंट।
मैनेजमेंट क्या होता है, हमने जो मैनेजमेंट होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी की, वो कौन चलाता है, वो मैनेजिंग कमेटी चलाती है। और वो मैनेजिंग कमेटी कौन होती है, वो लोग कौन होते हैं जो मैनेजिंग कमेटी में होते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो कि शेयर होल्डर्स के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, यानी कि जिस तरह से अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री की मैनेजमेंट किसके हाथ में है, हमारे प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है। क्यों? क्योंकि लोगों ने मिलकर उनको चूज किया और एक प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। जो डिसीजन लेना है हमारी कंट्री के लिए वो कौन लेता है, प्राइम मिनिस्टर लेता है। इसी तरह से जब हम कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करते हैं तो जो हेड्स होते हैं, जो कमिटी मेंबर्स होते हैं, वो मिलकर मैनेजमेंट चलाते हैं। ठीक है, और उनमें से वो मैनेजमेंट चलाते हैं, लेकिन वो पर्सन होते कौन से हैं, वो पर्सन होते हैं जो कि शेयर होल्डर्स द्वारा, यानी कि जो टोटल लोग होते हैं वहां पर उनके द्वारा वो चूज किए जाते हैं। ठीक है, तो वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कमिटी मेंबर्स। ठीक है, डे टू डे एक्टिविटीज जो होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की, वो ये सब मैनेज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास रजिस्ट्रेशन। कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी को द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंडर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। विदाउट रजिस्ट्रेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी काम नहीं कर सकती। ठीक है, यानी कि रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी फॉर द कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, उसके बाद आता है सेपरेट लीगल स्टेटस। सेपरेट लीगल स्टेटस, अब जब हमने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, जब रजिस्ट्रेशन हो गया एक ऑर्गेनाइजेशन का, तो क्या हुआ, उससे उसकी एक अलग आइडेंटिटी बन गई, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी हो गई कि ये एक नाम से कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट की गई है, वो और उसकी जो मैनेजिंग कमेटी है वो दोनों अलग अलग पर्सन है। ठीक है, तो सेपरेट लीगल एंटिटी का पूरा कॉन्सेप्ट आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप वो मेरी वीडियो जाके देखो अकाउंट्स की, उसमें आपको सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट जो होता है वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कि एक ऑनर और उसका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, दोनों की एंटिटी यानी कि दोनों की पहचान जो होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, डिटेल में पढ़ना है तो आप उस वीडियो पे जाकर देखो, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। ठीक है, उसके बाद आते हैं नंबर ऑफ मेंबर्स। अब इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी है, मैंने भी बताया था कि वॉलंटरी कोई भी ज्वाइन कर सकता है, मेंबरशिप ओपन होती है। तो इसमें जो नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, लोग आकर उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होता है, सोसाइटी को बेनिफिट प्रोवाइड करना। यहाँ पर सोसाइटी वर्ड हमारे नेशन के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, यानी उस ग्रुप के लिए यूज हो रहा है जिनको हेल्प की जरूरत है। ठीक है, तो इसमें मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की रिस्ट्रिक्शन होती है, कम से कम 10 लोग मिलकर जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। ठीक है, यानी इसमें क्या हुआ, मिनिमम नंबर होने चाहिए 10 और मैक्सिमम कितने भी लोग मिलकर कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सर्विस मोटिव। हमने पढ़ा है कोऑपरेटिव सोसाइटी का मोटिव ही क्या है, उनका क्या प्रिंसिपल है, उनका प्रिंसिपल है कि सोसाइटी को बेनिफिट प्रोवाइड करना। सर्विस मोटिव के लिए ही ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई जाती हैं, प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से कभी भी नहीं बनाई जाती। ठीक है, आई होप ये पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए हो। अगर कोई भी डाउट है तो क्या करना है, मुझे कमेंट करके बताओ, मैं उन पॉइंट्स को आपका क्लियर करूंगी आपके लिए। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं हम मेरिट्स पर। अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो ऐसा नहीं ना कि उसके कुछ बेनिफिट्स नहीं होंगे या उसके कुछ लॉसेस नहीं होंगे, हर चीज के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो इसी तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटी के भी अपने कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स है। तो चलिए पढ़ते हैं उनको। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट हमने पढ़ा ना, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पढ़ा था यहाँ पर। ठीक है ना, ये जो मैनेजमेंट है वो किस पर बेस्ड है, डेमोक्रेसी पर बेस्ड है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं वो कौन चूज करता है, वो रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। और दूसरी चीज वो कैसे चूज करते हैं, 1 पर्सन 1 वोट देकर उस रिप्रेजेंटेटिव को चूज करता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम ओपन मेंबरशिप। हमने पढ़ा था, हमने फीचर्स में भी पढ़ा कि इसकी जो मेंबरशिप होती है वो ओपन होती है सबके लिए, कोई भी वॉलंटरीली आकर इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकता है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपके कास्ट रिलीजन की, आप इस कास्ट के हो, आप इस रिलीजन के हो, आप इस एज के हो तो आप नहीं ज्वाइन कर सकते, ऐसा कुछ नहीं होता।
ठीक है, कोई भी पर्सन आकर इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकता है, इस ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप ले सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ये किसके लिए काम कर रही है? ये सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम कर रही है। तो इनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मीन्स वो एक्सपेंसेस जो एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए किए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, जैसे कि किसी भी ऑफिस की अगर हम बात करें, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ऑफिस की हम बात करें तो उसमें क्या है, हमें प्रिंटिंग के लिए प्रिंटर चाहिए, पेपर चाहिए, ठीक है, एक अकाउंटेंट चाहिए काम करने के लिए, हमें बिजली चाहिए, पानी चाहिए, टेलीफोन चाहिए, ठीक है, इस तरह की चीजें चाहिए होती हैं। तो ये सब क्या होते हैं? ये सारे होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो इसमें हमारे जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम क्यों होते हैं? क्योंकि इनको जो है गवर्नमेंट की तरफ से कुछ कंसेशन दिए जाते हैं, जैसे इनको टैक्स में रिबेट मिलती है, इनको अलग अलग बेनिफिट दिए जाते हैं, सब्सिडी दी जाती है, इलेक्ट्रिसिटी में सब्सिडी दी जाती है, इनको वाटर में सब्सिडी दी जाती है। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे बेनिफिट जो है वो गवर्नमेंट इनको प्रोवाइड करती है, इसलिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम होते हैं। ठीक है, आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आ रहे हो। उसके बाद आता है टैक्स कंसेशन। अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो मैंने भी बताया ना, बहुत सारे बेनिफिट्स जो है वो गवर्नमेंट उनको देती है, तो इसी तरह से उनको एक बेनिफिट टैक्स में भी मिलता है। ठीक है ना, टैक्स कंसेशन यानी कि जिस अमाउंट पर एक इंडिविजुअल टैक्स पे कर रहा है या एक प्राइवेट कंपनी जिस रेट पर इनकम टैक्स पे कर रही है, इनको उससे कम अमाउंट पर, कम परसेंटेज पर इनकम टैक्स पे करना पड़ता है, या फिर इनकी जो स्लैब होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, उनको ज्यादा इनकम होने पर ही टैक्स पे करना पड़ता है। तो ये आप इनकम टैक्स जब पढ़ोगे सीनियर क्लासेस में आकर आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो अभी हमें सिर्फ क्या याद रखना है? टैक्स कंसेशन। टैक्स कंसेशन मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी को गवर्नमेंट जो है टैक्स के अंदर कुछ कंसेशन देती है जिससे कि उनको बेनिफिट मिलता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आते हैं सेल्फ फाइनेंसिंग एंड चैरिटी। अब जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उसके जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, तो उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो एक्ट है उसके अंदर दिया हुआ है कि वो 15% जितना भी, अगर जो वैसे तो इनका प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से बनाए नहीं जाते कोऑपरेटिव सोसाइटीज, लेकिन फिर भी जो काम कर रहे हैं उनको जो भी प्रॉफिट होता है उसमें से 15% जो होता है प्रॉफिट का, वो उसके शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और जो बाकी 85% बचता है वो ये लोग चैरिटी में या फिर अपने ही इसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के बेनिफिट के लिए, इसी को ग्रो करने के लिए यूज कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी, अब यहाँ पर क्या है, जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो क्या है, वॉलंटियर्स हैं। ठीक है, अब इनका जो शेयर है उसके अंदर वहीं तक लिमिटेड होगा, यानी कि कभी भी कोई ऐसा लॉस हो जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को, तो जो उसके वॉलंटियर्स होते हैं यानी कि जो उसके मेंबर्स होते हैं वो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को कभी भी टच नहीं किया जाता लायबिलिटीज पे करने के लिए। ठीक है, क्लियर माय पॉइंट? लायबिलिटीज पे करने के लिए हम उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को टच नहीं करते, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी पर्सनल है, और उनकी वो सिर्फ उतना ही अमाउंट पे करने के लिए लायबल होते हैं जितना कि ऑर्गेनाइजेशन में उनको बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, क्लियर माय पॉइंट? अब उसके बाद आते हैं डीमेरिट्स पर। कोऑपरेटिव सोसाइटी के डीमेरिट्स क्या होते हैं? लिमिटेड कैपिटल। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन होता है यहाँ पर वॉलंटरीली लोग आके काम कर रहे हैं, तो इसके साथ जुड़ने वाले लोग जो होते हैं वो बहुत कई बार ऐसे होते हैं ना, बहुत छोटे छोटे लोग जो होते हैं वो उनको ज्वाइन करते हैं जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं होता। तो जब ज्यादा पैसा नहीं होता तो वो ज्यादा शेयर नहीं खरीद पाते कोऑपरेटिव सोसाइटी के, तो उससे क्या होता है, इनकी कैपिटल कम होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें बताता है कि एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास कैपिटल जो होती है लिमिटेड होती है, क्योंकि उसके शेयर होल्डर्स लिमिटेड होते हैं, और उस लिमिटेड शेयर होल्डर्स में भी वो एक लिमिटेड अमाउंट ही इन्वेस्ट कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस क्या बताता है? तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है ना, इसमें क्या होता है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होता है, जिससे कि लोग उस पर कॉन्फिडेंस नहीं कर पाते। अब जिसमें भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगा वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व होगी, तो लोगों के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन पर ट्रस्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये पॉइंट कहा गया लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, उसके बाद आते हैं लिमिटेड स्कोप ऑफ एक्सपेंशन। यहाँ पर
इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास क्या होता है, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, लिमिटेड कैपिटल होती है, तो वो एक्सपेंशन नहीं कर पाते अपने बिजनेस का बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, क्योंकि इनका प्रॉफिट इनका जो मोटिव होता है वो क्या होता है, इनका मोटिव होता है सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करना सोसाइटी को, ना कि प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। तो जो प्रॉफिट थोड़ा बहुत उनको होता है वो अपनी चैरिटी और एक्सपेंशन में यूज कर देते हैं, तो बहुत ज्यादा ग्रोथ इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस नहीं कर पाते, ठीक है। उसके बाद आता है लैक ऑफ मोटिवेशन। अब यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो कौन है, वो लोग हैं वॉलंटियर्स। अब उनको तो उससे बेनिफिट नहीं हो रहा, वो किसके लिए काम कर रहे हैं, वो लोगों के बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए काम कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि कई बार ऐसे होता है ना कि मोटिवेशन ही नहीं रहता लोगों के अंदर, थोड़ा टाइम काम के जोश में आए, हाँ हम ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करेंगे, लेकिन ज्वाइन करने के बाद थोड़ा टाइम काम किया और उसके बाद फिर उनको लगता है कि यार इसमें हमें कुछ बेनिफिट तो मिल नहीं रहा, मेरा ये काम जरूरी है, मुझे वो करना चाहिए, मुझे वहां जाना चाहिए, वो काम मेरा जरूरी है, इसका काम, इस ऑर्गेनाइजेशन का काम हम बाद में करेंगे। तो क्या है, क्योंकि उनको डायरेक्ट प्रॉफिट नहीं हो रहा इससे, तो उनको मोटिवेशन नहीं मिल रहा। हमने पहले भी अपने जो फर्म्स के अलग अलग टाइप्स पढ़े, उसमें क्या है, हमारा जो मोटिवेशन होता है एक बिजनेसमैन को बिजनेस करने का, क्या होता है, वो प्रॉफिट होता है, रिजल्ट प्रॉफिट आता है, उसको जितना ज्यादा एफर्ट्स करेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉफिट तो आ ही नहीं रहा, तो यहाँ पर लैक ऑफ मोटिवेशन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट तो आ ही नहीं रहा यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए हो। आज हमने क्या क्या किया, आज हमने किए फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसके बाद हमने किए मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। तो वीडियो पसंद आ रही है तो आप उसको लाइक जरूर कर देना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे आगे की वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करना ताकि इसका बेनिफिट उन लोगों को भी मिल सके। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब का बटन, ठीक है, तो वहां पे जाके आप सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप इस वीडियोस का बेनिफिट ले सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।